वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन करेंगे डेल्टा लिमिटेड, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बेसिकली स्टैंडर्ड की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 3 पर बेस करता है। और इसके अंदर हमने जो एक मेन चेंज लिया है वो ये लिया है कि इसमें टैक्स का इफेक्ट एक्सक्लूड किया हुआ है। सो ड्यूरिंग 2012 डेल्टा कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पॉलिसी का चेंज है, ये क्लियर हो गया। So as to apply much more fully a component approach whilst at the same time adopting the revaluation model। तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं और कंपोनेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले जो ये अपने एसेट्स हैं उनको कंप्लीट एसेट को एक लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट करते होंगे और अब हर कंपोनेंट को सेपरेट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक तरीके का ये है कि एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन तो अलग अलग ही कैलकुलेट होती है, लेकिन उसकी आप जो कैलकुलेशन में उसको जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर प्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा भी ये होता है कि आप उसके इंजन को, उसके एयरफ्रेम को और उसके इंटीरियर को जो है वो कंपोनेंट वाइज अलग अलग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। In the years before 2012, Delta assets records were not sufficiently detailed to apply a components approach fully। तो जो पहले रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है उसमें कंपोनेंट वाइज अप्रोच फॉलो नहीं की जा सकती थी। At the end of 2011, Management commissioned an engineering survey which provided information on components held and their fair values, useful life, estimated residual value and descriptive amounts at the beginning of 2012। तो एक सर्वे करवाया गया और उसमें फर्स्ट टाइम कंपोनेंट वाइज जो डिटेल, फेयर वैल्यू और सारी चीज़ें मालूम की गई हैं। However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of those components that had not previously been accounted for separately, and the existing records before the survey did not permit this information to be reconstructed। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रायर पीरियड के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो थर्ड पैराग्राफ क्या है, कहता है कि Delta's management considered how to account for each of the two aspects of the accounting change। They determined that it was not practicable to account for the change to a fuller component approach retrospectively or to account for that change prospectively from an earlier date when the start of 2012। Also the change from cost model to revaluation model is required to be accounted for prospectively। तो इसके अंदर बेसिकली जो इम्प्लीकेशंस हैं इस सारे प्रोसेस की वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी कि एक तो जब हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करते हैं तो फिर तो ये रूल IS8 का अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर IS16 का रूल अप्लाई होता है और IS16 के मुताबिक तो ये प्रोस्पेक्टिवली ही करना होता है जो रिवैल्यूएशन मॉडल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट वाइज पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करना तो वैसे ही प्रोस्पेक्टिवली है और कंपोनेंट वाइज जो है शिफ्ट करना वो हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कि हम उसे रिट्रोस्पेक्टिवली कर सकें, इसलिए उसको भी प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा। सो रिवैल्यूएशन मॉडल होता ही प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई है और इम्प्रैक्टिकेबल होने की वजह से हम कंपोनेंट अप्रोच को भी प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। Therefore, management concluded that it should apply Delta's new policy prospectively from the start of 2012। तो हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें यह बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू क्या है, ये एंड ऑफ 2011 पर है, यानी ये हमारे लिए 2012 की स्टार्टिंग फिगर है। प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2012 ओल्ड बेसिस, यानी अगर ओल्ड बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती तो वो 1500 की होती। तो रिजल्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे में ये है कि अब जो रिवाइज वैल्यूएशन है वो 17,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 3000 है और एवरेज रिमेनिंग लाइफ जो है वो 7 ईयर्स है। तो हम जब अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो इस रिवाइज्ड वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट्स पर करेंगे। सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट्स विद न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज, कि नया डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, और डिस्क्लोजर नोट बनाना है। तो टिपिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हम देखते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के होते हैं। यहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के लिए सेम चीज़ों को देखेंगे। तो स्टेप वाइज इसका आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। तो हम एंटिटी का नाम लिखेंगे डेल्टा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, तो उसमें
हमें जो चीज़ प्रेजेंट करनी है वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें रिवाइज्ड वैल्यूज लेनी होंगी। तो 17,000, 3,000 की रेजिडुअल वैल्यू और 7 ईयर्स की लाइफ। बेस्ड ऑन दिस 2,000 की डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी। अब हम बात करते हैं कि नोट्स में हमें क्या प्रेजेंट करना होगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 हम जो नोट्स बनाएंगे उसमें प्रोस्पेक्टिव चेंज के एंगल से हमें सबसे पहले तो बताना है नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये चेंज तो हमें तब भी बताना होता है जब रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आ रहा हो, और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव आ रहा है तब भी बताना है। तो हम नेचर बता देते हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2012 डेल्टा चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट so as to apply much more fully component approach whilst at the same time adopting the revaluation model। तो ये क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि क्या चेंज कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हम बता देंगे। फिर क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी दो सूरतों में चेंज करते हैं, जब कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर करे या फिर वॉलंटरी चेंज। यहाँ पर हम खुद चेंज कर रहे हैं तो हम रीज़न बताएंगे कि क्यों न्यू पॉलिसी जो है वो रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रही है, कंपैरेटिवली बेटर इन्फॉर्मेशन कैसे दे रही है। तो उस पर पॉइंट ये आएगा कि मैनेजमेंट टेक्स द व्यू दैट दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमने क्यों नहीं की, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है, जो हमारी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है, वो तो यही है कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए, लेकिन हमने रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? This policy has been applied prospectively from the start of 2012 because it was not practicable to estimate the effect of applying the policy either retrospectively or prospectively from any earlier date, यानी किसी भी पास्ट की डेट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर हम बताएंगे कि लाइन आइटम वाइज हमारी एडजस्टमेंट्स क्या हैं फॉर पीरियड्स नॉट प्रेजेंटेड एंड पीरियड्स प्रेजेंटेड। तो बेसिकली जो पीरियड्स हमने प्रेजेंट किए हैं वो तो हम शो कर देंगे, जैसे करंट ईयर है, लेकिन हम पास्ट पीरियड्स में तो जब अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो प्रायर ईयर्स का ऊपर तो हम कोई इफेक्ट अगर मालूम कर सकते होते तो वहां पर अप्लाई भी कर देते। तो पास्ट ईयर्स का फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे पास नहीं है, तो एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रायर ईयर्स पर, वो ड्यू टू इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हम उसको डिटरमिन नहीं कर सके, तो इस वजह से शो नहीं कर रहे। अब जहां तक बात है कि करंट ईयर में इफेक्ट क्या है, तो वो हम बता सकते हैं। करंट ईयर में एक इफेक्ट तो ये है कि रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो एसेट है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, ये अगर आप नोटिस करें तो 11,000 पर शो हो रहा था और अब 17,000 पर चला गया। तो जो इजाफा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ओपनिंग टाइम पर, वो हुआ है 17,000 माइनस 11,000, 6,000 का। और सेम अमाउंट से ऑब्वियसली हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग टाइम पर इंक्रीज हुआ होगा जब हमने ये पॉलिसी चेंज की। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस में अब हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है दैट इज 2,000, और जो हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे दैट वाज 1,500। तो 2,000 और 1,500 का जो डिफरेंस है वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इंक्रीज है, दैट इज ऑफ ₹500। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और उसके अलावा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की और फाइनेंशियल इफेक्ट की, वो जिस हद तक पॉसिबल हो उनको हमने देना है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2020 के अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है फ़खर लिमिटेड। इसमें IAS 8 की इम्प्लीकेशंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, और जहाँ पे हम पॉलिसी का चेंज कर रहे हैं तो IAS 40 की इम्प्लीकेशंस भी हैं थोड़ी सी। इस क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक भी शामिल थे, तो उनको कट डाउन करके इसको इस लेवल के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनाया है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ़खर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो हमारे पास 2017 और 18 का ऑडिटेड डाटा है और 2019 की ड्राफ्ट फिगर्स हैं, और नीचे एक अमाउंट में बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ कि ट्रांसफर टू रिटर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट, यानी साथ के साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटर्निंग में ट्रांसफर नहीं किया जाता, सिर्फ वो डिस्पोजल पे ट्रांसफर किया जाता है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स दिए हुए हैं 1 जनवरी को, और ये 2019 का डाटा नहीं है,
17 और 18 का डाटा हमें गिवन है, तो उससे हम प्रायर ईयर्स के इम्पैक्ट्स को और लास्ट ईयर के कंपैरेटिव ईयर के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि ऑन 1 मार्च एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10%, ऑन 1 नवंबर इशूड 40% राइट शेयर्स, और ऑन 1 अगस्त 2019 इंटरिम बोनस 15% का डिक्लेयर किया। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे गिवन हैं। फिर ये बताया हुआ है कि फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एफएल, और वो इशू क्या है, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। The only investment property of FL is a building purchased on 1st January 2016 at a cost of rupees 150 million. 60% of the cost represent building components having estimated useful life of 20 years and residual value of rupees 10 million. Depreciation is included in the above draft financial statements. The fair value of the investment property has increased by 6% in each year since acquisition. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर करें FL स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, लेकिन टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। एंटिटी का नाम है फखर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। जो हमारे पास कॉलम्स हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 आइटम तो दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन 2 में, शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग। और क्योंकि एक राइट इशू भी हो रहा है शेयर्स का, तो शेयर प्रीमियम भी राइज हो जाएगा, और बिकॉज के 10 रुपीज़ का शेयर की पार वैल्यू है और 24 पे इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि शेयर प्रीमियम भी राइज हो जाएगा। तो 4 कॉलम्स हम बना लेते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। टू 2019 में जब हमने कंपैरेटिव के साथ बनाना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2017 से, यानी 2 ईयर्स बिफोर से, क्योंकि 1 साल का कंपैरेटिव आ जाए और 1 साल जो करंट वाला है वो भी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट्स हमें लेने होंगे उसके लिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि जो फिगर्स रिपोर्ट की गई हैं वो क्या हैं। तो शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल जो 2017 के एंड पर है बेसिकली, वो है 18 के स्टार्ट का आप ले सकते हैं बेसिकली 300, 102 और 348। अच्छा, इस टाइम पर शेयर प्रीमियम नहीं था तो वो ज़ीरो ले लेंगे। तो ये फिगर्स हम लिख लेते हैं, शेयर प्रीमियम ज़ीरो और बाकी फिगर्स जो हमें गिवन थी वो एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आ रहा है तो उसे रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, तो पहले ज़रा उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ तो ये बता रहा है कि हम चेंज इसलिए कर रहे हैं कि रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले, और चेंज की नेचर बता दी कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं। फिर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बिल्डिंग एक ही है जो 1 जनवरी 2016 को ली गई थी, उसकी कॉस्ट 150 मिलियन थी। 60% कॉस्ट जो है वो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है जिसकी लाइफ 20 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन। डेप्रिसिएशन जो है वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल है तो उसको एक्सक्लूड करना होगा। और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो 6% से जो है इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर 2 इम्पैक्ट्स हैं कि कॉस्ट मॉडल में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो हमने वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स करना है। तो 150 मिलियन, 10 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू, 20 ईयर्स की लाइफ, और 150 मिलियन का 60% हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। तो डेप्रिसिएशन को हमने रिवर्स करना है और फेयर वैल्यू का गेन हमने रिकॉर्ड करना है कि जो उसकी वैल्यू में एवरी ईयर 6% इंक्रीज आया है। तो ये हम 1 बाय 1 इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब ये कैलकुलेट कर लेंगे ईयर वाइज तो हमारे पास इम्पैक्ट आ जाएगा कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए एंड अदरवाइज।
तो वर्किंग्स बना लेते हैं। पहली वर्किंग हम बनाएंगे, और क्योंकि 2016 से प्रॉपर्टी ली है तो हमें प्रॉफिट का एनालिसिस लास्ट 4 ईयर्स का करना पड़ जाएगा, 2016, 17, 18 एंड 19। और प्रॉफिट के अंदर जो हमारा मेन इम्पैक्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर टाइम पीरियड पर हम इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर हम स्टार्ट करते हैं कि वो 1 जनवरी को कितने की थी और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो 2016 में जिस तरह से क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने 150 मिलियन की ली थी, इसमें हमने फेयर वैल्यू का इंक्रीज रिकॉर्ड करना है 6%। तो दैट 6%, 150 का 6% बनेगा 9, टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 159। उसके बाद हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें फिर अब 159 का 6% लेंगे, दैट वुड बी 9.54, टोटल कर लेते हैं 168.54, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अब इसका हम 6% इंक्रीज लेंगे, दैट वुड बी 10.11, तो 178.65 हो जाएगा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और इसका 6% लेंगे, दैट वुड बी 10.72, दैट वुड बी 189.37। तो हमारे पास हर साल का जो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू का इंक्रीज है वो आ गया। तो प्रॉफिट की हम पहले फिगर ले लेते हैं जो हमें गिवन है, उसमें हमें अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का इफेक्ट लेना है, जिसमें से एक इफेक्ट तो ये है कि फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड होगा, दूसरा इफेक्ट ये है कि हम डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे। तो अब फेयर वैल्यू का गेन तो ये हमने 4 ईयर्स का जो कैलकुलेट किया है ये एज इट इज़ हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का रिवर्सल क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है कि 150 मिलियन में से 60% बिल्डिंग थी, 10 की रेजिडल वैल्यू है, 20 ईयर्स की लाइफ है। सो पर एनम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 150 का 60%, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेनी है, 10 लेस किया, रेजिडल वैल्यू का डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, 20 ईयर से डिवाइड किया, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल की एक जैसी ही डेप्रिसिएशन होगी फॉर ईच, तो सेम डेप्रिसिएशन सब सालों में अप्लाई होगी। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा हर साल। अगर 2016 को देखें तो दैट इज 13, 17 में 13.54, 18 में 14.11 और 19 में जो करंट ईयर है 14.72। अब हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो किस पीरियड का गिवन है ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो वैसे तो 2017 का भी गिवन है, लेकिन हमने जो प्रॉफिट प्रेजेंट करना होता है वो करंट ईयर के साथ सिर्फ कंपैरेटिव को करना होता है, तो हम ये 84 और 98 की फिगर यूज करेंगे। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारे पास ईयर एंड पर कितना होना चाहिए आफ्टर करेक्शन, आफ्टर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, सो यू कैन सी के हम अगर 2019 में देखें तो 84 में हमारा जो फेयर वैल्यू के गेन से भी प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन के रिवर्सल से भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 84 से प्रॉफिट बढ़कर अब हो जाएगा 98.72। इसी तरह 2018 में 98 प्लस 14.11 दैट वुड बी 112.11। और 2017-16 का हम प्रॉफिट तो नहीं ले रहे, लेकिन हम इम्पैक्ट देखेंगे, टोटल 13 प्लस 13.54 ये इम्पैक्ट मिलाकर बन जाता है 26.54। तो सबसे पहले हमने लेना होता है इफेक्ट ऑन ओपनिंग रिटेन अर्निंग, जो हमारा पॉलिसी के चेंज की वजह से अराइज हुआ, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चेंजेस इन इक्विटी की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग 1 में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी कैलकुलेट किया कि जो हमारा प्रायर पीरियड से रिलेटेड है दैट इज 26.54। तो यहाँ पर अब हम टोटल्स कर लेते हैं। हमारे पास 31 दिसंबर का ही रीस्टेटेड बैलेंसेज आ जाएंगे, तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमारी फिगर बन जाएगी 374.54।
अच्छा, अब हमें देखना है कि हमने जो जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो क्या हैं, और जैसे डिविडेंड है या राइट इशू वगैरह उनकी डेट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो तो पहले सबसे पहले जो डेट है वो है 1 मार्च 2018। एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो 17 का जो फाइनल डिविडेंड है वो रिकॉर्ड होगा 18 में। तो 10% फाइनल कैश डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, डिविडेंड रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस बनाना चाहेंगे। तो ये स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के लिए। तो फाइनल कैश डिविडेंड जो 2017 का है, हमारा शेयर कैपिटल 300 का है, इस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 30 मिलियन। तो डिविडेंड के पे होने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डिविडेंड के पे होने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं कि और क्या है क्वेश्चन में। फिर है 1 नवंबर 2018 को एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर ₹24, जबकि पार वैल्यू ₹10 है। तो ₹14 का शेयर प्रीमियम भी है, तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले शेयर कैपिटल, तो 300 मिलियन का आपका शेयर कैपिटल है, ₹10 का एक शेयर है। ₹10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 30 मिलियन। उसका हमने 40% राइट इशू किया है, तो 30 मिलियन का 40% बनेगा 12 मिलियन, और 12 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट हमें ₹10 मिले शेयर कैपिटल के, दैट वुड बी 120 मिलियन। और शेयर प्रीमियम के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशन होगी। फ़र्क ये होगा कि हमें ₹24 का, क्योंकि हमने शेयर इशू किया है, तो ₹10 का उसमें शेयर कैपिटल है, और जो एक्स्ट्रा 14 है वो शेयर प्रीमियम है, दैट वुड बी 168। तो ये हमारा जो शेयर इशू हुआ उसमें 120 से शेयर कैपिटल बढ़ेगा और 168 से शेयर प्रीमियम बढ़ेगा। इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद जो इंटरिम बोनस इशू है वो 2019 का बताया हुआ है, तो 2018 को पहले फाइनलाइज करेंगे। क्रोनोलॉजिकली चलना है, डेट वाइज चलना है। तो 2018 के अंदर हमें प्रॉफिट लेना होगा या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। तो हमारे पास जो रिवाइज प्रॉफिट है दैट इज 112.11। तो ये हमारा जो कंप्रिहेंसिव इनकम है, अब हम ये रीस्टेटेड कंप्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस जो राइज हुआ है वो भी दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 14 लॉस। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं, 14 का लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस, और वर्किंग से हमने निकाला कि हमारा जो रिटेन अर्निंग में ऐड होनी चाहिए अमाउंट दैट इज 112.11। तो 2018 का जो प्रोसेस है हमारा वो कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल का टोटल बनेगा 420, 168, 102 में से 14 निकाल देंगे तो 88, और ये टोटल बनेगा 456.65। तो अब हमें बेसिकली 2019 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो 2019 में सबसे पहले तो हमें ये बोनस इंटरिम है तो ड्यूरिंग द ईयर ही रिकॉर्ड हो जाएगा। 15% डिक्लेयर किया है तो शेयर्स का 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे जो शेयर्स हैं वो 420 के हो चुके हैं, इस बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। 420 का 15% दैट वुड बी 63। तो इंटरिम बोनस इशू में जो है आपकी रिटर्न अर्निंग कम हो जाएंगी। शेयर प्रीमियम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम रिटर्न अर्निंग से कर लेते हैं। और शेयर कैपिटल बढ़ जाए तो इसका जो नेट इफेक्ट होता है टोटल इक्विटी पर वो नील होता है। इसके बाद इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमें कंप्रिहेंसिव इनकम रिकॉर्ड करनी है। वंस अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस देखते हैं कितना है।
रिवैल्यूएशन सरप्लस में इस बार 25 प्लस है, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे। और प्रॉफिट की साइड पर जाएं तो 2019 में अब रिपोर्ट होना चाहिए 98.72 आफ्टर अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे पास 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस आ जाएगा। फॉर शेयर कैपिटल दैट वुड बी 483, फॉर शेयर प्रीमियम दैट वुड बी 168, 113 बैलेंस हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और रिटेन अर्निंग का 492.37। तो ये हमारी कंप्लीट जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसके लिए हमने जो रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, और जो हमने चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट कैलकुलेट किया वो अलग से हमने वर्किंग के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमारी जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई से अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर्स में अकाउंटिंग एस्टीमेट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जिसमें हम अकाउंटिंग एस्टीमेट को अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर से डिस्टिंग्विश करते हैं, कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंज का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और एंड में डिस्क्लोजर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो हम एस्टीमेट की जब बात करते हैं तो एस्टीमेट चेंज क्यों होते हैं? एस्टीमेट इसलिए चेंज होते हैं कि बिजनेस में अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ तो वैसे भी एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड है, हमारी प्रोविजंस एस्टिमेटेड होती हैं, हमारे डाउटफुल डेट्स एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, फेयर वैल्यूज हमने एस्टिमेट की बेस पर ली होती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एस्टिमेट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उनके अंदर अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट हैं कि एस्टिमेट एक अंदाज़ा ही है, गैस ही है, और वो ठीक भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। और हमारी कोशिश तो ये होती है कि वो जो है रिलायबल एस्टिमेट हो, कि जो है जितना पॉसिबल हो सकता है एक्यूरेट उसको किया जाए, लेकिन उसमें कुछ ऊपर नीचे फिगर्स हो जाती हैं। तो एस्टिमेट में रिविजन्स क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं। तो एन एस्टिमेट may need revision if changes occur in the circumstances on which the estimate was based or as a result of new information or more experience। तो यहाँ पे तीन बातें हमें पता चलती हैं जिसकी वजह से एस्टिमेट चेंज होता है: सर्कमस्टांसेस का चेंज होना, न्यू इन्फॉर्मेशन का मिलना, और मोर एक्सपीरियंस का हासिल होना। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करें तो हमें एस्टिमेट चाहिए होते हैं जैसे बैड डेट या डाउटफुल डेट का। अच्छा, ये सिर्फ करंट पीरियड को अफेक्ट करता है, और हर यानी इस साल का जो एस्टिमेट है वो इस साल को इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट अलग से होगा। इसी तरह अगर इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाती है तो एनआरवी का हम एस्टिमेशन दे रहे होते हैं। फिर फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो डिटरमिन करने के लिए भी हम एस्टिमेशन यूज़ कर रहे होते हैं। यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज, ये यूजुअली जो है करंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर ईयर्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये पॉइंट के करंट ईयर और करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर वाला ये आगे भी डिस्कस होगा, तो इसकी एग्जांपल के तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वारंटीज़ की जो हम प्रोविजन रिकग्नाइज करते हैं, या दूसरी भी कई प्रोविजन हैं जैसे डिसमेंटलिंग वगैरह की, तो उसके अंदर भी हमें एस्टिमेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो कौन से फैक्टर्स हमें जहन में रखने हैं, पॉइंट्स जहन में रखने हैं, जिससे हम काउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को पॉलिसीज़ के चेंज के साथ और एरर से जो है डिस्टिंग्विश कर सकें। तो एक बात तो ये है कि जो बाय इट्स नेचर रिवीजन ऑफ एन एस्टिमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड, और इस वजह से करेक्शन ऑफ एन एरर नहीं होती। तो ये बात हमने जो डेफिनेशंस के ऊपर वीडियो की थी उसके अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि प्रायर पीरियड में जो एरर हुआ होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास या तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है या इजीली अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हम उसको मिस यूज़ कर जाते हैं या सही यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक हमारी अमाउंट्स गलत हो जाती हैं। तो वो एरर है, उसकी करेक्शन करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर है। जबकि एस्टीमेट में हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। पास्ट में हमारे पास वो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल ही नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन राइज ही बाद में हुई है जिसकी बेस पर हम अपना एस्टीमेट चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसी तरह स्पेसिफिकली अगर मेजरमेंट की बेसिस चेंज हो रही हो,
जैसे फाइफो, वेटेड एवरेज, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने कंसीडर नहीं करना। कुछ सिचुएशंस में ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और ऐसी सिचुएशन में फिर उस चेंज को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ट्रीट किया जाता है। लेकिन जितने टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जस्ट सिंपली आस्क एंड वी वुड क्लैरिफाई कि वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट और लॉस पर क्या इफेक्ट होता है जब एक अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस शैल बी रिकग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टू ऑनवर्ड्स आपने प्रीवियस पीरियड्स में जाकर चेंज नहीं करना अकाउंटिंग पॉलिसीज की तरह, अब उसे आप प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूड करेंगे। अगर तो उससे इफेक्ट सिर्फ पीरियड ऑफ चेंज में आता है जैसे करंट पीरियड में, तो सिर्फ पीरियड ऑफ चेंज पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमने बैड डेट की एस्टिमेशन किया या हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी तो उसकी एनआरवी एस्टिमेट की है, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बार बार होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी हमारे कस्टमर्स बैंक करप्ट हो जाए, तो सिर्फ पीरियड ऑफ चेंज के अंदर जो इफेक्ट आएगा उसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन बाद वक़्त कुछ ऐसे एस्टिमेट भी चेंज होते हैं जो पीरियड ऑफ चेंज के साथ फ्यूचर पीरियड को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे जब यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज होता है तो ना सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा बल्कि फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट की वैल्यू के ऊपर भी फर्क आ रहा होगा, तो उसको हम अकॉर्डिंगली जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हमारी यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है तो करंट पीरियड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चेंज होगा, फ्यूचर पीरियड्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चेंज हो रहा होगा। इसी तरह सिर्फ इनकम और एक्सपेंस पे फर्क नहीं पड़ता, एसेट लाइबिलिटीज और इक्विटी के अमाउंट पर भी फर्क पड़ता है। जाहिर बात है जब आपकी डेप्रिसिएशन चेंज होती है तो एसेट की कैरिंग अमाउंट भी चेंज होती है, जब आपकी प्रोविजन का एस्टिमेट चेंज होता है तो जो प्रोविजन की लाइबिलिटी आप शो कर रहे होते हैं वो भी चेंज होती है। तो टू द एक्सटेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से कोई चेंज आता है एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी के अंदर, तो वो उसकी एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी की कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करके रिकग्नाइज किया जाएगा इन द पीरियड ऑफ चेंज। अब डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। तो करंट पीरियड में से रिलेटेड एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट्स इफेक्ट इन द करंट पीरियड। तो तीन बातें आपने डिस्क्लोज करनी है, नेचर ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, इफेक्ट इन द करंट पीरियड। फ्यूचर पीरियड का इफेक्ट भी आपने डिस्क्लोज करना है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल होगा तो फिर आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे कि फ्यूचर पीरियड्स का जो इफेक्ट है वो इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन है और इस वजह से हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो ये हमारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।